नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आने वाला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जब बाजार खुलेगा तो एक साथ कई बड़े घरेलू और ग्लोबल फैक्टर असर डालते नजर आएंगे। Q3 रिजल्ट्स, यूएस फेड का ब्याज दर फैसला और बजट 2026 की तैयारियां बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। सोमवार को रिपब्लिक डे की वजह से शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा और ट्रेडिंग सीधे मंगलवार 27 जनवरी से शुरू होगी। ऐसे में विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, रुपए और डॉलर की चाल और ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी खबरें बाजार की ओपनिंग पर असर डाल सकती हैं। 1 फरवरी को बजट 2026 पेश किया जाएगा और खास बात यह है कि उस दिन रविवार होने के बावजूद एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग होगी। निवेशकों की नज़र इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों, बजट से जुड़े संकेतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर टिकी रहेगी। इस हफ्ते Q3 रिजल्ट्स का सीजन भी तेज रहेगा, जहां एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, मारुति सुजुकी, आईटीसी, एनटीपीसी और बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इन कंपनियों के प्रदर्शन से पूरे बाजार की सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। ग्लोबल लेवल पर निवेशक खास तौर पर यूएस फेड के ब्याज दर फैसले और अमेरिकी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर नजर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही सेंट्रल बैंकों के बयान और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी से जुड़ी खबरें भी बाजार में उतार चढ़ाव ला सकती हैं। पिछले हफ्ते रुपए की कमजोरी एक बड़ी चिंता बनकर सामने आई, जब डॉलर के मुकाबले रुपया 92 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक पहुंच गया। इसी दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बिकवाली और तेज कर दी, जिससे बाजार की धारणा और कमजोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को सीधे टारगेट करते हुए धमकी दी है कि अगर कनाडा चाइना के साथ बड़े ट्रेड डील करता है तो यूएस उसकी इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगा देगा। इसकी वजह यह है कि कनाडा पहले ही चाइना के साथ कुछ डील साइन कर चुका है और आगे भी बड़ी डील्स की तैयारी में है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने इस धमकी के जवाब में साफ कहा है कि हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स खरीदें, ताकि देश की इकोनॉमी को बाहरी दबावों से बचाया जा सके। ये ट्रेंड सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले जब यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया था, तब भारत सरकार ने भी लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने की बात कही थी। यानी ग्लोबल ट्रेड टेंशन के समय हर देश अपनी घरेलू इंडस्ट्री को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुलासा किया है कि यूएस चाहता था कि यूरोपियन यूनियन भी इंडिया पर टैरिफ लगाए, लेकिन यूरोप ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इंडिया के साथ बड़ा ट्रेड डील साइन करने की तैयारी में है। यूएस ने पहले इंडिया पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर रशिया से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। हालांकि अब इंडिया की तरफ से रशियन ऑयल की खरीद काफ़ी कम हो चुकी है, फिर भी टैरिफ फिलहाल लागू है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच ट्रेड डील को लेकर 27 जनवरी को एक अहम मीटिंग होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डील फाइनल होने की संभावना करीब 80% है, क्योंकि दोनों की ज़रूरतें और हित फिलहाल एक जैसे हो चुके हैं। अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो माना जा रहा है कि यूएस के 50% टैरिफ का असर काफ़ी हद तक, यानी लगभग 80% तक बैलेंस हो सकता है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स और बाजार दोनों को राहत मिल सकती है। इसी बीच इंडिया और यूएस के रिश्तों को लेकर भी हलचल तेज है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन से ट्रेड, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत की है, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों देश रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश में है। मिडिल ईस्ट में भी हलचल जारी है, जहां यूएस एनवॉय ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा सीजफायर के दूसरे फेज पर आगे बढ़ने की अपील की है। आने वाले दिनों में इस मोर्चे पर भी नए अपडेट मिल सकते हैं। अब बाजार की नज़र 1 फरवरी के बजट और ग्लोबल संकेतों पर है। अगर मंगलवार को निफ्टी 50 25,000 के आसपास टिक जाता है तो बाजार के लिए ये पॉजिटिव संकेत होगा, वरना ग्लोबल टेंशन की वजह से दबाव बना रह सकता है। एमएमटीसी पैम्प ने सिल्वर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सिल्वर रिसाइकलिंग शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी अगले 3 से 4 महीनों में दिल्ली से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है, ताकि सप्लाई साइड की संभावित कमी को पूरा किया जा सके। एमएमटीसी पैम्प का मानना है कि भारत में घरों के पास भारी मात्रा में सोना और उससे कई गुना ज्यादा चांदी मौजूद है, जिसे रिसाइकलिंग के जरिए इकोनॉमी में लाया जा सकता है।
कंपनी आने वाले 5 सालों में अपने रिसाइकलिंग स्टोर्स की संख्या को दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। दूसरी ओर हिंदुस्तान कॉपर को मध्य प्रदेश के बगवारी खिरखोरी कॉपर ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है। ये ब्लॉक कंपनी के लिए भविष्य में प्रोडक्शन बढ़ाने और ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला साबित हो सकता है। हिंदुस्तान कॉपर पहले ही झारखंड के केंदाडीही कॉपर माइन में अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू कर चुकी है। भारत की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर माइनर होने के कारण कंपनी को पावर, ईवी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बढ़ती मांग का सीधा फायदा मिल सकता है। अडानी ग्रुप से जुड़ी खबरें अभी सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर रही हैं। यूएस में चल रहे लीगल मामलों में जैसे ही डायरेक्ट समन की खबर आई, अडानी स्टॉक्स में तेज गिरावट दिखी और इसका असर ब्रॉडर मार्केट पर भी पड़ा। हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स भी नज़र में रखना जरूरी है, खासकर निपाह वायरस से जुड़ी खबरें। फिलहाल स्थिति सीरियस नहीं है, लेकिन कोई भी नेगेटिव अपडेट मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती है। कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त हलचल है, जहां गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल तेजी से ऊपर भाग रहे हैं। क्रूड का महंगा होना इंडिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट दोनों पर दबाव बढ़ता है। गोल्ड इंडिया में 1,62,000 रुपए के ऊपर निकल चुका है और इंटरनेशनल मार्केट में भी स्ट्रांग बना हुआ है। सिल्वर भी $103 के आसपास पहुंच चुका है, जिससे साफ है कि सेफ हेवन एसेट्स में हेवी बाइंग चल रही है। क्रिप्टो मार्केट में दबाव नजर आ रहा है, जहां बिटकॉइन $90,000 से नीचे और इथीरियम $33,000 के नीचे फिसल चुका है। रिस्क एपेटाइट फिलहाल कमजोर दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिसलकर करीब 97.5 के स्तर पर आ गया है, जो डॉलर की कमजोरी दिखाता है। हिस्ट्री बताती है कि जब डॉलर कमजोर होता है तब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने की संभावना भी रहती है। मिड कैप स्पेस में अगले 12 महीनों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक सामने आए हैं जिन पर एनालिस्ट्स काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। ट्रेंड लाइन की कंसेंसस डेटा के मुताबिक ये स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स विजिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल के दम पर 40% से 85% तक का अपसाइड दिखा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स इस समय करीब 367 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट करीब 679 रुपए बताया है। ज्वेलरी डिमांड में मजबूती और एक्सपेंशन प्लान्स की वजह से इस स्टॉक में करीब 85% तक का अपसाइड देखा जा रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज फिलहाल 1541 रुपए के आसपास है और इसका टारगेट 2548 माना जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन के चलते एनालिस्ट्स को इसमें करीब 65% की संभावित तेजी दिख रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया 2219 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट्स का मानना है कि ये 3537 तक जा सकता है। ऑटो एंसिलरीज और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल की वजह से इसमें करीब 59% अपसाइड की उम्मीद जताई जा रही है। सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 46 रुपए के आसपास है और टारगेट करीब 73 रुपए बताया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ते फोकस और इम्प्रूविंग बैलेंस शीट के चलते एनालिस्ट्स इसमें करीब 59% अपसाइड देख रहे हैं और कंसेंसस स्ट्रॉन्ग बाय का है। स्विगी फिलहाल 312 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट 484 रुपए है। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए एनालिस्ट्स इसमें करीब 55% तक की तेजी की संभावना मान रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अभी 10,360 रुपए के आसपास है और एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट 15,958 रुपए रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई ड्रिवन ग्रोथ के चलते इसमें करीब 54% अपसाइड की उम्मीद जताई जा रही है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का शेयर 39.72 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है और टारगेट 59 रुपीस बताया गया है। रोड प्रोजेक्ट्स और स्टेबल कैश फ्लोज की वजह से एनालिस्ट्स इसमें करीब 49% अपसाइड देखते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स फिलहाल 1389 रुपए के आसपास है और इसका टारगेट 1955 रुपए माना जा रहा है। रियल एस्टेट डिमांड में सुधार और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के चलते इसमें करीब 40% की संभावित तेजी दिखाई जा रही है। दिसंबर क्वार्टर में आशीष कचोलिया ने करीब 2,400 करोड़ रुपए के इक्विटी पोर्टफोलियो में कई अहम बदलाव किए। स्मॉल कैप स्टॉक्स में 2025 के दौरान आई तेज गिरावट के बाद उन्होंने कुछ नए दांव लगाए, कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई और कुछ जगह मुनाफा वसूली भी की। अड काउंटी मीडिया इस क्वार्टर में उनका नया दांव रहा, जहां उन्होंने करीब 2.89% की हिस्सेदारी खरीदी। ये एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी है जो जुलाई 2025 में बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के कुछ महीनों में मल्टी बैगर बनी, लेकिन अब अपने पीक से करीब 60% नीचे आ चुकी है।
टेक एरा इंजीनियरिंग दूसरी नई एंट्री रही, जहां उन्होंने करीब 5.98% हिस्सेदारी ली, जो लगभग 7.98 लाख शेयर्स के बराबर है। ये निवेश उस वक्त किया गया जब स्टॉक अपने अक्टूबर हाई से करीब 46% तक गिर चुका था, यानी साफ तौर पर करेक्शन के बाद एंट्री की गई। गुजरात अपोलो में आशीष कचोलिया ने भरोसा और बढ़ाया और इस क्वार्टर में करीब 1.2% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी। इसके साथ उनकी कुल होल्डिंग करीब 2.3% हो गई, जबकि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से करीब 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग में भी उन्होंने हल्की बढ़त दिखाई और करीब 0.1% स्टेक बढ़ाकर कुल होल्डिंग 2.9% कर ली। ये कंपनी ड्रेजिंग और मरीन सर्विसेज से जुड़ी है और फिलहाल अपने 52 वीक हाई से करीब 13% नीचे है। वासा डेंटिसिटी लिमिटेड में उन्होंने थोड़ा सा एक्सपोजर कम किया और करीब 0.5% स्टेक घटाकर 3.5% पर ले आए। ये कंपनी डेंटल प्रोडक्ट्स की B2B ई-कॉमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है और देश भर के डेंटिस्ट्स और हॉस्पिटल्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज में भी आशीष कचोलिया ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की और करीब 0.5% स्टेक घटाई। इसके बाद उनकी होल्डिंग करीब 2.1% रह गई, जबकि कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस और हेवी इंजीनियरिंग जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में काम करती है। फाइनोटेक्स केमिकल के मामले में ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने या तो पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है या फिर होल्डिंग 1% से नीचे ले आए हैं। ये स्टॉक पिछले एक साल में करीब 70% तक टूट चुका है, जो उनके एग्जिट या ट्रिमिंग का एक बड़ा कारण माना। भारत सरकार न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बड़ा प्लान लेकर चल रही है, जहां 2047 तक न्यूक्लियर पावर क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी देश की न्यूक्लियर कैपेसिटी करीब 8,180 मेगावाट है, जिसे 2031-32 तक 22,480 मेगावाट करने की योजना है, ताकि देश को क्लीन और भरोसेमंद बेस लोड पावर मिल सके। इस विजन के तहत सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू किया है, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs पर खास फोकस है। ये छोटे और ज़्यादा सुरक्षित रिएक्टर्स होते हैं, जिन्हें जल्दी लगाया जा सकता है और दूर दराज के इलाकों तक क्लीन एनर्जी पहुंचाने में मदद मिलती है। सरकार ने SMR टेक्नोलॉजी के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और लक्ष्य है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMRs तैयार किए जाएं। इससे भारत का नेट जीरो एमिशन टारगेट और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों मजबूत हो सकती हैं। भेल लिमिटेड को न्यूक्लियर सेक्टर का बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है, क्योंकि ये NPCIL को स्टीम जनरेटर और टरबाइन जैसे अहम इक्विपमेंट सप्लाई करती है। SMR मिशन और न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ने से कंपनी की ऑर्डर बुक को लॉन्ग टर्म में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लार्सन एंड टूब्रो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में EPC और हेवी इंजीनियरिंग की मजबूत खिलाड़ी है। SMR और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी से भविष्य में कंपनी को नए न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। NTPC लिमिटेड कोल से क्लीन एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रही है और न्यूक्लियर पावर इसमें अहम रोल निभा सकती है। सरकार का न्यूक्लियर पुश NTPC की लॉन्ग टर्म क्लीन बेस लोड स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है, हालांकि इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। MTAR टेक्नोलॉजीज हाई प्रिसिजन न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स बनाती है और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस से इसकी ऑर्डर पाइपलाइन को फायदा मिल सकता है। हालांकि कंपनी का साइज छोटा है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज न्यूक्लियर सेक्टर के लिए क्लास 1 कंपोनेंट्स जैसे हीट एक्सचेंजर और कैलेंड्रिया सप्लाई करती है। नए रिएक्टर और SMR प्रोजेक्ट से कंपनी को फायदा मिल सकता है, लेकिन स्टॉक की लिक्विडिटी एक रिस्क फैक्टर है। डिविडेंड निवेशकों के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता खास रहने वाला है, क्योंकि 27 जनवरी 2026 को कई कंपनियों की डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है। इन शेयरों में नाम शामिल है केसॉल्स इंडिया लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, SRF लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने सबसे बड़ा इंटरिम डिविडेंड 22 रुपये प्रति शेयर घोषित किया है, जबकि केसॉल्स इंडिया लिमिटेड और SRF लिमिटेड 5 रुपये प्रति शेयर दे रही हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड ने 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। पावर सेक्टर में सरकार अगले कुछ सालों में करीब $3 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश करने की तैयारी में है, जिसमें बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म और स्मार्ट मीटर अहम भूमिका निभाएंगे। हर महीने 4 से 5 गीगावाट नई बिजली क्षमता जुड़ रही है। टेक्नो इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्मार्ट मीटर और पावर ट्रांसमिशन में मजबूत पकड़ बना चुकी है और इसका ऑर्डर बुक करीब 9,956 करोड़ रुपए का है। कंपनी की बिक्री और मुनाफे में पिछले कुछ सालों में तेज ग्रोथ देखने को मिली है।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड देश का बड़ा प्राइवेट ट्रांसमिशन नेटवर्क चला रही है और FY26 के अंत तक 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। स्मार्ट मीटर से होने वाली कमाई तेजी से बढ़ रही है, जिससे लॉन्ग टर्म कहानी मजबूत बनती है। RMC स्विच गियर्स लिमिटेड स्मार्ट मीटर से जुड़े बॉक्स और पैनल बनाती है और इसका ऑर्डर बुक करीब 800 करोड़ रुपए का है। कंपनी की बिक्री और मुनाफे में हाल के वर्षों में तेज उछाल देखने को मिला है। जीनस पावर लिमिटेड स्मार्ट मीटर सेक्टर की बड़ी कंपनी है और इसका ऑर्डर बुक करीब 28,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। बढ़ती सरकारी डिमांड के चलते कंपनी की कमाई और शेयर दोनों में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है। HPL इलेक्ट्रिक लिमिटेड मीटर और स्विच गियर बनाने में जानी जाती है और इसके ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा स्मार्ट मीटर से आता है। मुनाफे में सुधार दिखा है, हालांकि शेयर में हाल के महीनों में वॉलेटिलिटी रही है। भारत में डेटा सेंटर और AI का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसी ट्रेंड को पकड़ते हुए लोढ़ा डेवलपर्स ने रियल एस्टेट से आगे निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डेटा सेंटर की रणनीति अपनाई है। सरकार के साथ मजबूत अग्रीमेंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स और जमीन पावर जैसे बेसिक इंफ्रा की वजह से निवेशकों की नज़र इस मॉडल पर गई है। महाराष्ट्र में बनने वाला लोढ़ा का डेटा सेंटर पार्क 2.5 गीगावाट क्षमता का होगा, जिसमें करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। करीब 400 एकड़ में बनने वाला ये पार्क देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बन सकता है, जहां Amazon और STT जैसी ग्लोबल कंपनियां पहले ही जमीन ले चुकी हैं। अडानी ग्रुप अपनी डेटा सेंटर योजना अडानी कॉनेक्स के जरिए आगे बढ़ा रहा है, जो अडानी एंटरप्राइजेज और विदेशी कंपनी एज कॉनेक्स की जॉइंट वेंचर है। इसका फोकस पूरे भारत में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। विशाखापट्टनम में गूगल के साथ मिलकर अडानी AI डेटा सेंटर बना रहा है, जिसमें आने वाले सालों में करीब 15 अरब डॉलर तक का निवेश हो सकता है। इसके अलावा चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में भी डेटा सेंटर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी डेटा सेंटर और AI सेक्टर में बड़ी तैयारी कर ली है और आंध्र प्रदेश में विदेशी पार्टनर के साथ AI डेटा सेंटर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। रिलायंस गुजरात में भी एक बड़े डेटा सेंटर की संभावना तलाश रहा है और यहां कंपनी सोलर एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है। लॉन्ग टर्म में डेटा, AI और ग्रीन एनर्जी को जोड़कर रिलायंस एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाना चाहती है।